As we have already discussed, whenever there is a change in magnetic flux passing through a coil, EMF is induced. And how much EMF is induced? Induced EMF is directly proportional to rate of change of flux. और यहाँ proportionality constant होता है number of turns in the coil. अगर n number of turn है तो n times हो जाएगा. And one minus sign is also there. Minus sign indicates Lenz law. What is Lenz law? The polarity of the induced EMF and hence the induced current will be such as to oppose the cause due to which it is induced. ये फैराडेज लॉ है. ठीक है. तो फ्लक्स में चेंज जितनी तेजी से होगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा. ठीक है. वो सिर्फ फ्लक्स में चेंज पर डिपेंड नहीं करता है, कितनी तेजी से हो रहा है इस पर भी डिपेंड करता है, और कितना फ्लक्स पास हो रहा है उस पर भी डिपेंड नहीं करता है. इट डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. चेंज होना चाहिए. बहुत हाई स्ट्रेंथ वाला मैग्नेट अगर ले लिया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है, तो फ्लक्स ज़्यादा पास होगा, बट अगर चेंज नहीं हो रहा है तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा. फॉर एग्जांपल, जो जनरेटर तुमने देखा होगा, गांव में यूज़ किया जाता है जनरेटर, वहाँ कभी पावर कट हो जाता है तो जनरेटर यूज़ करना पड़ता है. तो जनरेटर में मैग्नेट्स हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, और उनके बीच में ऐसा अरेंजमेंट है कि एक कॉइल भी है. बट जनरेटर भी है, जनरेटर में मैग्नेट भी है, कॉइल भी रखा है, बट जब तक जनरेटर चालू नहीं किया जाएगा कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा. ये इस बात का प्रूफ है कि मैग्नेट भी है, कॉइल भी है, फ्लक्स भी पास हो रहा है, फिर भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रहा है. बिकॉज ईएमएफ इंड्यूस तभी होगा जब फ्लक्स में चेंज होगा, और फ्लक्स में चेंज कब होता है? जब मैग्नेट के बीच में रखा हुआ कॉइल रोटेट होगा, तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा. तो जनरेटर जब चालू करते हैं तो कॉइल रोटेट होता है और ईएमएफ इंड्यूस होता है. तो कॉइल को रोटेट करने के लिए हमें चाहिए एनर्जी. उसी एनर्जी के लिए हम यूज़ करते हैं जनरेटर में फ्यूल, या जो पावर प्लांट होते हैं, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाला तो जानते होंगे कैसे, जिस टरबाइन बोलते हैं, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं टरबाइन. टरबाइन में क्या होता है? मैग्नेट और मैग्नेटिक पोल्स के बीच में रखा रहता है एक कॉइल. तो उसको रोटेट हमें कराना है. रोटेट कराने के लिए क्या करते हैं? हाइट से पानी गिराया जाता है, जिससे टरबाइन ब्लेड्स पर गिरता है और टरबाइन रोटेट होने लगता है. विंड मिल में एयर के प्रेशर से, एयर का जो थ्रस्ट होता है विंड मिल के ब्लेड्स पर, उससे विंड मिल रोटेट होता है. तो इसी तरह से थर्मल पावर प्लांट में यूज़ करते हैं प्रेशराइज स्टीम. स्टीम को प्रेशराइज करके ब्लेड्स से टरबाइन ब्लेड्स पर गिराते हैं तो टरबाइन रोटेट होता है. अब ये स्टीम बनाने के लिए वाटर चाहिए, वाटर को बॉईल करना होगा. बॉईल करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो मिलती है कोल से, इसीलिए इसको बोला जाता है थर्मल पावर प्लांट. बट अल्टीमेटली काम क्या हो रहा है? मैग्नेट्स के बीच में कॉइल को घुमाना. चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो, चाहे थर्मल पावर प्लांट हो, और चाहे न्यूक्लियर पावर प्लांट हो. न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी काम यही होता है. सिर्फ जो ह्यूज अमाउंट में वाटर को बॉईल करना है, उससे स्टीम बनाना है, उसके लिए न्यूक्लियर एनर्जी को यूज़ किया जाता है. बस ये डिफरेंस है. अदरवाइज मेन काम वही है, मैग्नेट्स के बीच में कॉइल को रोटेट करना, फ्लक्स को चेंज करना, और उससे ईएमएफ इंड्यूस होगा. तो फ्लक्स चेंज करने के अलग अलग तरीके हैं, बिकॉज फ्लक्स इज बी डॉट ए, दैट इज बी ए कॉस थीटा. या तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, या एरिया चेंज करो, या एंगल चेंज करो. तीनों में से कोई एक एटलीस्ट चेंज करेंगे तो फ्लक्स में चेंज हो जाएगा. सबसे आसान तरीका होता है कॉइल को रोटेट कराना. रोटेट कराने से फ्लक्स चेंज होता है. ठीक है. इसका एक इजी हमने डेमोन्स्ट्रेशन या थॉट एक्सपेरिमेंट भी सोचा था कि अगर धूप में एक कॉपी को ऐसे रखोगे तो जो शैडो बन रहा है उसको फ्लक्स जैसा मान सकते हैं. जैसे जैसे कॉपी को घुमाओगे तो शैडो का साइज छोटा हो जाएगा, फिर से और घुमाते चले फिर बड़ा. वैसे ही फ्लक्स भी चेंज होगा अगर हम एंगल चेंज करेंगे तो. ये हमारी पुरानी बातें जो ऑलरेडी हो चुकी हैं. अब म्यूचुअल इंडक्शन में हम क्या करेंगे? एरिया भी चेंज नहीं करेंगे, एंगल भी चेंज नहीं करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे. मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज किया जाए? मैग्नेटिक फील्ड या तो मैग्नेट को बार बार कॉइल के पास लाओ और दूर ले जाओ, इससे चेंज हो सकता है. ठीक है. दूसरा तरीका है कॉइल को वहीं रखो, मैग्नेट को रोटेट करो. मैग्नेट को रोटेट करने से भी फ्लक्स में चेंज होगा. कॉइल के सामने नॉर्थ पोल है तो फ्लक्स ऐसे जा रहा होगा, इनवर्ट फ्लक्स. साउथ पोल इधर आ गया तो आउटवर्ड फ्लक्स हो जाएगा.
ऐसे चेंज होगा। और जब मैग्नेट इस पोजीशन में होगा तो जीरो फ्लक्स हो जाएगा। समझ में आया? तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके भी फ्लक्स को चेंज किया जा सकता है। और एक दूसरा तरीका है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है कि हम एक कॉइल लेते हैं, ये कॉइल लिया और इससे हमने करंट पास कराया, इस कॉइल से करंट पास कराया। करंट पास कराने से इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे पता चलेगा? करंट के डायरेक्शन से। तो सपोज ये जो डॉटेड साइड है ये पीछे है और ये सामने की तरफ है। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे मालूम चलता है? राइट हैंड रूल से। राइट हैंड रूल क्या है? ऐसे सर्कल में अगर करंट है तो राइट हैंड के फिंगर्स को सर्कल में मोड़ेंगे, देन थंब विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, यानी इधर से एंटर कर रहा होगा और इधर ऐसे बाहर निकल रहा होगा। ठीक है, ये इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आई करंट यहाँ पर है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? म्यू नॉट एन आई। और भी बहुत सारे टर्न होंगे। सिंगल टर्न के लिए होता है म्यू नॉट आई बाई टू आर। अगर बहुत सारे टर्न्स हैं तो वो एक सोलेनॉइड जैसा होगा। ठीक है, या अगर म्यू नॉट आई बाई टू आर भी लिखा, यहाँ पर हमारा पर्पस है ये समझना कि B इज प्रोपोर्शनल टू I। करंट में अगर चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है दिस कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द करंट पासिंग थ्रू दिस कॉइल। अब इस करंट को चेंज करने के लिए हम चाहें तो यहाँ पर कुछ अरेंजमेंट कर सकते हैं, जैसे रियोस्टेट लगा दिया। रियोस्टेट तुमने देखा है लैब में, मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में देखा होगा, ओम्स लॉ वाले में भी देखा है। तो रियोस्टेट से हम रेजिस्टेंस चेंज करेंगे तो यहाँ करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। लेकिन अभी तक इंडक्शन दिखाई नहीं दिया। इंडक्शन कैसे दिखेगा? यहाँ पर एक दूसरा कॉइल रख देंगे, अनदर कॉइल, और इसमें हम कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे, इसमें कनेक्ट कर देंगे एक गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब ये सेकंड कॉइल, ये फर्स्ट, ये सेकंड। सेकंड कॉइल फर्स्ट के एकदम क्लोज रखा हुआ है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इसके अंदर से भी पास होगा, सेकंड कॉइल के अंदर से भी पास होगा। और जब हम फर्स्ट कॉइल में करंट चेंज करेंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग टू द सेकंड कॉइल आल्सो। तो सेकंड कॉइल के अंदर से पास होने वाला अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उससे पास होने वाला फ्लक्स भी चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने से सेकंड कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। क्योंकि सर्किट कंप्लीट है तो यहाँ करंट भी फ्लो होने लगेगा। समझ में आ गई बात? दिस इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। एक कॉइल में करंट चेंज करने से दूसरे कॉइल में ईएमएफ का इंड्यूस हो जाना, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। अब अगर इंटरचेंज कर दें, बैटरी इधर लगा दें और इधर गैल्वेनोमीटर लगा दें, सेकेंड कॉइल में पास होने वाला करंट चेंज करें तो फर्स्ट वाले में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। एक से दूसरे में हम ईएमएफ इंड्यूस कर सकते हैं बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अदर कॉइल। ठीक है, समझ में आ गई बात? डायरेक्शन क्या होगा म्यूचुअली इंड्यूस्ड करंट का? डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगा? लेंज लॉ से। द कॉज ड्यू टू विच इट हैज इंड्यूस्ड हैज टू बी अपोज्ड। कॉज क्या है? व्हाट इज द कॉज? कॉज है इस मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना। तो चेंज दो तरह से हो सकता है, या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज कब होगा? जब ये करंट इंक्रीज होगा। इसको हम I1 अब लिख देते हैं, I1, और इसको V1। इधर होगा I2, अभी I2 का डायरेक्शन नहीं बनाया है, तो लेंज लॉ से डिसाइड करके फिर बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर I1 का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है, और अगर हम I1 को इंक्रीज करते हैं, I1 को इंक्रीज करेंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, तो यहाँ से पास होने वाला फ्लक्स इंक्रीज होगा। नाउ द इंड्यूस्ड ईएमएफ or the induced current in this coil will be such as to oppose the increase of flux passing through it। यहाँ जो फील्ड है वो इंक्रीज हो रहा है तो ये फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसा करंट होना चाहिए जो यहाँ से पास होने वाले फ्लक्स को बढ़ने से रोके। ठीक है, तो यहाँ जो फ्लक्स पास हो रहा है उसका डायरेक्शन तुम्हें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इस कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसा होना चाहिए कि इस फील्ड को अपोज करे। तो किधर होनी चाहिए करंट? इस तरफ फील्ड हमें चाहिए, इस तरफ फील्ड चाहिए, तो करंट होना चाहिए इस तरफ, ऐसे। ठीक है,
लेकिन यहाँ से एक कंक्लूजन अगर निकाला जो गलत भी हो सकता है, क्या कंक्लूजन हो सकता है कि I1 और I2 एक दूसरे से अपोजिट होंगे, तो ये कंक्लूजन गलत होगा। इसलिए गलत होगा कि ये सिर्फ तब है जब I1 इंक्रीज हो रहा है, तब I2 I1 से अपोजिट दिखाई दे रहा है। बट अगर हम I1 को डिक्रीज करेंगे, I1 को डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये फील्ड की स्ट्रेंथ कम होने लगेगी। Now the induced current has to oppose the cause. What is the cause? Decrease of magnetic field. So now to oppose this cause, the induced current must be such as to oppose the decrease in this magnetic field. तो डिक्रीज कैसे करेगा, ये अपना फील्ड भी सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने लगेगा, जिससे कि डिक्रीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को कॉम्पेंसेट कर सके। तो अब करंट का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करना है तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो अब क्या दिखेगा, दोनों कॉइल में सेम डायरेक्शन में करंट। समझ में आई बात। तो इसलिए ये कंक्लूजन कभी नहीं निकालना कि फर्स्ट कॉइल में जो करंट है सेकेंड कॉइल में उसका अपोजिट होगा, अपोजिट नहीं होगा। ठीक है, अगर ये करंट इंक्रीज हो रहा है तो अपोजिट होगा, ये करंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। बिकॉज I2 को I1 को अपोज नहीं करना है, I2 का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि उस कॉज को अपोज करे जिससे I2 इंड्यूस हुआ है। ठीक है, एंड व्हाट इज द कॉज, इंक्रीज और डिक्रीज इन I1। अगर I1 इंक्रीज हो रहा है तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनाएगा कि पहले वाले कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगा, और अगर I1 डिक्रीज हो रहा है तो सेकेंड वाला कॉइल ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि फर्स्ट वाले कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करे, यानी सेम डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। तो ये तो हमारा हो गया क्वालिटेटिव डिस्कशन। अब क्वांटिटेटिव यानी मैथमेटिकल भी कर लेते हैं। तो सेकेंड कॉइल में जो EMF इंड्यूस हुआ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फ्लक्स पासिंग थ्रू इट, एंड दैट फ्लक्स इज कमिंग ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट कॉइल, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग ड्यू टू करंट इन द फर्स्ट कॉइल। So if we relate directly, then flux passing through second coil, that is N2 phi 2, is directly proportional to I1। ठीक है, समझ में आई बात। सेकेंड कॉइल से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो किस पर डिपेंड करता है, I1 पर डिपेंड करता है। नहीं समझ आया। सेकेंड कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है वो कौन सा है, वो है B1, और B1 किस पर डिपेंड करता है, I1 पर। आई बात समझ में। तो यहाँ जो phi 2 की वैल्यू है ना, phi 2 की वैल्यू क्या है, phi 2 की वैल्यू होगी B1A2। आ रहा है समझ में। फ्लक्स मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट एरिया। ठीक है, डॉट में यहाँ पे क्योंकि परपेंडिकुलरली पास हो रहा है तो हम थीटा को अगर 0 ले लेंगे तो 1 हो जाएगा, अल्टीमेटली BA बचेगा। तो magnetic field passing through the coil and its area, the magnetic field passing through the second coil is the magnetic field of first coil। तो इसलिए भले ही फ्लक्स सेकेंड कॉइल का है बट मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आएगा किसका, फर्स्ट वाले कॉइल का। एरिया किसका आएगा, इसका अपना, जिसका फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। आई बात समझ में। तो ये जो क्वांटिटी होती है N2 phi 2, दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ फ्लक्स लिंकेज, number of flux linkages। okay, so N2 phi 2 is proportional to I1। ठीक है, एंड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पर क्या होता है, N2 phi 2, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिखते हैं M12। व्हाट इज M12, M12 is called coefficient of mutual induction of first coil with respect to second coil। क्लियर है। M21 लिखेंगे, सॉरी M21, क्योंकि हम सेकेंड वाले का फ्लक्स लिख रहे हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकेंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल, और क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था अगर इंटरचेंज कर दें, सेकेंड में करंट पास कर रहे हैं तो फर्स्ट में इंड्यूस हो जाएगा। तो उसके लिए क्या लिखेंगे फिर, N1 phi 1 will be proportional to I2 and the proportionality constant will be M12 I2। Now this will be the coefficient of mutual induction of first coil with respect to second coil। Clear? तो इसको coefficient of mutual induction बोलेंगे या mutual inductance,
दो नाम होते हैं, कभी कभी म्यूचुअल इंडक्टेंस भी लिखा रहेगा और कभी कभी लिखा रहेगा कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब हम इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करेंगे, हाउ मच इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी देयर एंड हाउ इट इज रिलेटेड विद एम एंड I1। ठीक है, induced EMF according to Faraday's law is minus n d phi over dt। इतना फ्लक्स इंड्यूस होता है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट कॉइल में हमने करंट पास कराया और सेकंड कॉइल का इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें लिखना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि n कांस्टेंट है तो हम n phi भी यहाँ लिख सकते हैं। तो सेकंड कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, माइनस डी n2 phi 2 ओवर dt। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। फिर आगे देखते हैं n2 phi 2 की वैल्यू क्या थी, अभी हमने देखी n2 phi 2 की वैल्यू थी M21 I1, E2 इक्वल टू आ जाएगा कितना, माइनस M21 DI1 ओवर dt। इतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। माइनस साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन, तो यहाँ पर चेंज होने वाली क्वांटिटी क्या है, M21 इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल, ये कॉइल की प्रॉपर्टी है, इसको भी हम आगे और सॉल्व करेंगे। चेंज हो रहा है क्या, करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यहाँ दिखाई दे रहा है DI ओवर dt, और माइनस साइन इसके साथ अगर इंक्लूड कर दें देन इट विल बी नेगेटिव रेट ऑफ चेंज। नेगेटिव रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या हुआ, अगर करंट इंक्रीज होगा, इफ रेट ऑफ चेंज इज पॉजिटिव देन ईएमएफ विल बी नेगेटिव, क्योंकि उसको अपोज करना है, ये डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। और अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ नेगेटिव है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ईएमएफ विल बी पॉजिटिव, यानी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा होना चाहिए कि चेंज इन करंट को अपोज करेगा। कौन से चेंज इन करंट को, फर्स्ट वाले कॉइल को। क्लियर है। तो अगर यहाँ से हम M21 की वैल्यू निकालें, M21 क्योंकि साइन से इंडिपेंडेंट है, ये उस कॉइल की प्रॉपर्टी है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ लिखेंगे DI1 ओवर dt। ये हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा डेफिनेशन, अगर DI1 ओवर dt को ले लेते हैं 1 एम्पियर पर सेकेंड, तो क्या होगा, if DI1 over dt is 1 ampere per second, then what do we get? If DI1 over dt is 1 ampere per second, then M21 is numerically equal to E2। अब इसी बात को अगर हम वर्ड्स में बोल देंगे तो हो जाएगा डेफिनेशन। क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे बोलेंगे इसी बात को, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल इज 1 एम्पियर पर सेकेंड then EMF induced is numerically equal to the mutual inductance of the second coil। हो गया, यही डेफिनेशन हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस का। या अगर पहले उसको बोलना है तो पहले बोल दो, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल is numerically equal to the EMF induced in it when the rate of change of current in the first coil is 1 ampere per second। ये इसका डेफिनेशन। ठीक है, और इसका यूनिट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आता है। इसका यूनिट होता है हेनरी। ठीक है, अगर सिंबल लिखना है तो कैपिटल H, अदरवाइज हेनरी, एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। अगर M12 लिखना है तो क्या हो जाएगा, M12 लिखना है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ E1 लिखेंगे, यहाँ पे M12, यहाँ क्या हो जाएगा I2, बिकॉज E1 डिपेंड्स ऑन I2, तो यहाँ आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ I2। M12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E1। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, और जो अभी बात बोली जा रही थी कि M यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस कॉइल की प्रॉपर्टी है, वो कैसे हमें पता चला, वो यहाँ से पता चलेगा। N2 phi 2 इज इक्वल टू M21 I1, ये हमने भी देखा था, या चलो एक बार और लिख लेते हैं तो याद रहेगा।
Number of flux linkage of second coil is directly proportional to current passing in first coil. यहाँ से M21 I1, अब इसको इस तरफ ले लिया है, phi 2 will be written as B1 A2. क्यों लिखेंगे, समझ में आ गया। प्लस क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से जो पास हो रहा है सेकेंड कॉइल से, दैट इज ड्यू टू फर्स्ट कॉइल। देन N2, अब B1 की वैल्यू लिखेंगे म्यू नॉट N1 I1 A2, और यहाँ 2 यहाँ पे हमने B1 की वैल्यू लिख दी, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, I1 डिवाइड हो गया। तो अभी लास्ट में क्या बचा, म्यू नॉट पाई N1 N2 L2 R2 स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया। सिमिलरली अगर M12 लिखना होता तो क्या करते, M12 कैसे लिखते, N1 पाई 1 प्रोपोर्शनल टू I2, क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। सिमिलर वे में सॉल्व करेंगे पूरा तो लास्ट में क्या आएगा, क्या आ जाएगा, कोई और डिस्कशन बाद में कर लेना तो अच्छा रहेगा। M12 क्या आ जाएगा, म्यू नॉट पाई N1 N2 तो आएगा ही, चाहे तुम N2 N1 लिख दो एक ही बात है, चलो N2 N1 लिख दिया, L1 RN स्क्वायर। If both the coils are identical, if the coils are identical, identical का मतलब क्या हुआ, एक जैसी लेंथ है दोनों की, नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम है, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, तो क्या हो जाएगा, M12 विल बी इक्वल टू M21। देखो यहाँ पे N1 N2 है, ये N स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे L1 L2 दोनों को अगर L मान लिया तो L हो जाएगा, R1 R2 की जगह अगर R मान लिया तो R हो जाएगा। तो मान लो ये आया M, तो M कितना आ गया, म्यू नॉट पाई N स्क्वायर R स्क्वायर L, ठीक है। R1 R2 दोनों सेम है, तो चाहे तो इसमें सबको सेम कर दो, चाहे तो इसमें सेम कर दो, दोनों से सेम रिजल्ट हमें मिलेगा। नाउ सी what quantities you can see in this expression. Mu naught pi, mu naught is permeability of free space, कॉइल्स के बीच में जो खाली जगह है, अगर हम वहाँ कोई मटेरियल रख देंगे तो उस मटेरियल की परमेबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी। अगर फ्री स्पेस है तो फ्री स्पेस की रहेगी। पाई तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, एन स्क्वायर इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉइल्स, लेंथ ऑफ द कॉइल्स, ठीक है। तो ये जो क्वांटिटीज हैं एन, आर और एल, ये कॉइल के पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स मीन्स जिनसे उस कॉइल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, यानी कॉइल के प्रॉपर्टीज है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉइल्स। अब नाम से कंपेयर करो, पहले क्या पढ़ा था, रेजिस्टेंस, फिर क्या पढ़ा, कैपेसिटेंस, अब क्या पढ़ा, इंडक्टेंस। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडक्टर, वो उस कंडक्टर के प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। रो एल बाई ए, रो मीन्स रेजिस्टिविटी, किस मटेरियल से बना है उस पर डिपेंड करेगा। लेंथ कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, यानी उस पर्टिकुलर कंडक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। चाहे कितना भी करंट पास हो, कितना भी वोल्टेज लगाया जाए, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंडक्टर। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, अगर कोई मटेरियल भर दिया तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो एप्सिलॉन और के वो तो क्या मटेरियल डाला है उस पर डिपेंड करता है। ए और डी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द प्लेट्स जो एक दूसरे के सामने है, गैप बिटवीन द प्लेट्स वो डी है, यानी कैपेसिटेंस कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है। सिमिलरली इंडक्टेंस उस कॉइल की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसीलिए कभी कभी कॉइल्स को जब ऐसे यूज किया जाता है इस तरह के केसेस में इंडक्शन के लिए, तो उनको इंडक्टर बोला जाता है। रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, उनके प्रॉपर्टीज रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। तो ये कॉइल के प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करता है कि इंडक्टेंस कितना होगा। समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये रहा म्यूचुअल इंडक्शन।